नमस्कार। आज हम भारत के 2026-27 के केंद्रीय बजट की बात करने वाले हैं। अब ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये देश का वो सालाना फाइनेंशियल प्लान है जो आने वाले साल के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। अच्छा, तो चलिए सीधे इस बहुत बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। सरकार का इस साल का जो अनुमानित कुल खर्चा है वो है 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस रकम का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि ये दुनिया के कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये वाकई में हमारी अर्थव्यवस्था के विशाल पैमाने को दिखाता है। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बजट को मैनेज कैसे किया जाता है। ये सारा पैसा आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे हिसाब किताब को आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले बजट की बड़ी तस्वीर को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि सरकार की कमाई कहाँ से होती है और खर्चा कहाँ होता है। हम ये भी जानेंगे कि सरकार अपनी कमाई और खर्च को बैलेंस कैसे करती है और आखिर में इस बजट का आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। और ये बजट एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए है जो लगातार आगे बढ़ रही है। अब ये जो स्क्रीन पर आंकड़े हैं ना, समझिए ये पूरे बजट की नींव है। पहला है नॉमिनल जीडीपी में 10% की ग्रोथ का अनुमान, मतलब देश की कुल कमाई में इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। दूसरा लक्ष्य है राजकोषीय घाटे को 4.3% पर लाना। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच का अंतर कम कर रही है। और तीसरा, राजस्व घाटे को 1.5% तक लाना। ये तीनों आंकड़े मिलकर दिखाते हैं कि सरकार विकास की रफ्तार भी बनाए रखना चाहती है और साथ ही अपने खर्चों पर भी नजर रख रही है। तो ठीक है, इतना बड़ा खर्च करने के लिए पैसा आता कहाँ से है? चलिए अब बजट के इनकम वाले हिस्से को देखते हैं। इसमें हम समझेंगे कि सरकार के राजस्व के मुख्य सोर्स क्या-क्या हैं। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि अगर सरकार के पास 1 रुपया आता है तो उसमें से कौन सा हिस्सा कहाँ से आता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24% उधारी से आता है। इसके बाद इनकम टैक्स से 21%, कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेशन टैक्स से 18% और जीएसटी जैसे टैक्स से 15% आता है। चलिए इन नंबरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सरकार को उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स यानी जो डायरेक्ट टैक्स हैं, उनमें 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा कंपनियां और लोग टैक्स दे रहे हैं, जो एक स्वस्थ और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा संकेत है। इस बजट में बिजनेस के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं हैं, जैसे विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है, मतलब उस समय तक उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में काम करने वाली यूनिट्स के लिए भी टैक्स हॉलिडे को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। ये कदम भारत को एक टेक्नोलॉजी और फाइनेंस हब बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। अब जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक अहम बदलाव है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT, जो शेयरों और डेरिवेटिव्स की खरीद बिक्री पर लगता है, उसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर तो ये दर 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आम टैक्स पेयर्स के लिए पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन विदेश घूमने जाने वालों या विदेश में पढ़ाई इलाज के लिए पैसे भेजने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसकी दरों को काफी कम कर दिया गया है। इससे विदेश में पैसा भेजना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि पैसा कहाँ से आता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि सरकार इस पैसे को खर्च करने की योजना कैसे बना रही है। ये हिस्सा हमें सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताएगा। ये चार्ट दिखाता है कि सरकार के हर 1 रुपए के खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22% राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के रूप में जाता है। इसके बाद 20% पैसा पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में और 17% केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं पर खर्च होता है। अगर मंत्रालयों के आवंटन को देखें तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा करीब 7.84 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद सड़क परिवहन और रेलवे का नंबर आता है। इससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी घोषणा है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर
मतलब सड़क, बंदरगाह और रेलवे जैसी नई संपत्ति बनाने पर होने वाले खर्च को 11.5% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देश में ज्यादा सड़कें बनेंगी, नए रेलवे ट्रैक बिछेंगे, जिससे न सिर्फ रोजगार पैदा होगा बल्कि लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा कई नई योजनाओं की भी घोषणा हुई है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए शक्ति योजना है, एमएसएमईज के लिए एक नया ग्रोथ फंड है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही दिलचस्प पहल है। 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब्स बनाई जाएंगी ताकि सीखने को और ज्यादा मजेदार और इंटरैक्टिव बनाया जा सके। अब देखिए, सरकार की कमाई और खर्च के बीच हमेशा एक अंतर तो रहता ही है। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि सरकार इस अंतर यानी घाटे और अपने लंबे समय के कर्ज को कैसे मैनेज करती है। तो सबसे पहले राजकोषीय घाटे को समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का फर्क है। ये वो रकम है जो सरकार को हर साल उधार लेनी पड़ती है। ये चार्ट पिछले कुछ सालों में सरकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि घाटा लगातार कम हो रहा है और इस साल का 4.3% का लक्ष्य इस बात का सबूत है कि सरकार उधारी कम करने को लेकर काफी गंभीर है। अब बात करते हैं बकाया देनदारियों की, जिसे आम भाषा में राष्ट्रीय कर्ज भी कहा जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि पिछले कई सालों के राजकोषीय घाटों का कुल जोड़ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देश का कुल कर्ज 2020-21 के बाद से धीरे धीरे कम हो रहा है। इस साल ये 55.6% रहने का अनुमान है और सरकार का लक्ष्य इसे 2031 तक लगभग 50% पर लाने का है। तो इन सभी नंबरों, योजनाओं और नीतियों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? चलिए इस विश्लेषण का सार समझते हैं और बजट की बड़ी प्राथमिकताओं को देखते हैं। संक्षेप में कहें तो इस बजट की 4 मुख्य प्राथमिकताएं हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके विकास को रफ्तार देना। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए मानव पूंजी बनाना। तीसरा, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। और चौथा, टैक्स सिस्टम को आसान बनाकर जीवन को और सुगम बनाना। आखिर में ये बजट सरकार के विकसित भारत के लंबे विजन की दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये महत्वाकांक्षी योजना दुनिया भर की चुनौतियों के बीच भारत को उसके 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।